तब कहानी के शुरुआत में हम एक जिम ट्रेनर को देखते हैं जो एक दीवार के सहारे एक्सरसाइज कर रहा था। उसका नाम था डेनियल लोगो। एक्सरसाइज के दौरान ही उसे बहुत सारी पुलिस कार्स की सायरन सुनाई देने लगी और तब डर कर डेनियल वहां भागने लगा। उसे पकड़ने पुलिस की बहुत बड़ी टीम आई होती है जिसमें ईडी और FBI भी शामिल थी। इसलिए यह देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि डेनियल ने जरूर कुछ न कुछ बहुत बड़ा क्राइम किया होगा। डेनियल ने पुलिस से भागने में अपनी जान लगा दी, पर अंत में वो भागते भागते एक पुलिस की कार से टकराता है और तभी ये कहानी 6 महीने पास्ट में चली जाती है, जहां हमने देखा कि डेनियल एक जिम ट्रेनर है जो कई लोगों को ट्रेन किया करता था। साथ ही उसे फिटनेस से एक अलग ही लेवल का प्यार था। वह फिटनेस के जरिए अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल करना चाहता था और एक लग्जरी लाइफ जीने की तमन्ना रखता था। डेनियल की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन इसके साथ ही वो एक महत्वाकांक्षी किस्म का आदमी था। जिम में उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी था जिसका नाम होता है एड्रियन। वह भी एक बॉडी बिल्डर था और वह बॉडी बिल्डिंग की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बनना चाहता था। उसका यही सपना था, पर उसमें पेशेंस नहीं थे, इसलिए वह जल्दी से अपनी बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉयड लेने लगा, जिससे उसकी बॉडी तेजी से ग्रो तो करती है पर उसके मन के अनुसार उसे रिजल्ट नहीं मिलता। एड्रियन दूसरे के बॉडी को देखकर जेलस फील करता है। साथ ही उसे लगने लगा कि वो ऐसे ही दुबला पतला रह जाएगा। इधर डेनियल जिम में आने वाले लोगों को ट्रेन किया करता था। वह एक अच्छा और इमोशनल ट्रेनर था, इसलिए सभी डेनियल से बातें किया करते थे, अपनी पर्सनल बातें भी, और उसे सलाह मांगते, जिस पर डेनियल उन्हें एक अच्छी सी एडवाइस देता। और इसी तरह ही जिम में एक लड़की भी उससे अपनी पर्सनल बातें शेयर किया करती थी और हाल में उसका ब्रेकअप हुआ था, इसलिए वो डेनियल से थोड़ा इमोशनली क्लोज होने लगी। साथ ही डेनियल को भी वो लड़की बहुत पसंद थी, इसलिए उसे लगने लगा कि ये लड़की उसे ग्रीन सिग्नल दे रही है, यानी वो इंटरेस्टेड है, इसलिए मुझे उस लड़की को डेट पर जाने के लिए पूछना चाहिए। डेनियल को लगता था कि वो लड़की हाँ करेगी, पर उसने बहुत ही रूडली उसे मना कर दिया और बोला कि पहले आईने में जाकर अपनी शक्ल देखो। उस लड़की ने डेनियल को उसकी औकात दिखाते हुए कहा कि तुम एक महज जिम ट्रेनर हो, लेकिन मेरा जो बॉयफ्रेंड बनेगा वो बहुत पैसे वाला होगा और उसके पास बहुत सारी महंगी गाड़ियाँ होगी। तुमसे मैंने थोड़ी सी बातें क्या कर ली कि खुद को पता नहीं क्या समझने लगे। अपनी हैसियत पर बात आते ही डेनियल को बहुत बुरा लगता है। वह महत्वाकांक्षी तो था, इसलिए धीरे धीरे उसे समझ आता है कि उसके सपने ऐसे तो पूरे होने से रहे, क्योंकि उसे चाहिए तो बहुत कुछ था, पर उसकी पेमेंट उतनी नहीं थी कि वो अपने सपने पूरे कर सके। एक दिन वो अपने घर में था, जहाँ टीवी पर उसने एक शो देखा। वो एक मोटिवेशनल शो था जिसमें एक मोटिवेशनल स्पीकर जॉनी वू ने अपनी लाइफ की स्ट्रगल बताते हुए कहा कि पहले मेरे पास भी कुछ नहीं था और अब देखो मैं अपनी लाइफ कैसे जी रहा हूँ। अगर तुम भी अपनी लाइफ मेरी तरह जीना चाहते हो और अपनी सभी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो अगले हफ्ते मेरे सेमिनार में आओ। डेनियल को जॉनी वू की बातें बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो उसका सेमिनार ज्वाइन करता है, जहाँ पर जॉनी वहाँ मौजूद सभी को सक्सेस पाने के 2 मेथड के बारे में बताता है। इसलिए उसने 2 किस्म के लोगों का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ लोग डूअर होते हैं और कुछ लोग होते हैं डोंटर। डूअर वो लोग होते हैं जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी कर गुजर जाते हैं, चाहे उनके सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन वो सभी मुसीबतों को पार करके एक दिन अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं और ज़िंदगी में सफल होते हैं। पर इसके उलट ही होते हैं डोंटर, जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए खड़े तो जरूर होते हैं, पर सामने आई मुसीबतों को देखकर वो उसका सामना नहीं करते, बल्कि अपने पैर पीछे खींच लेते हैं और अपनी ज़िंदगी एक कीड़े की तरह गुजारते हैं। और समाज में ऐसे लोगों की कोई इज्जत नहीं होती और ये लोग समाज के लिए एक कलंक होते हैं। साथ ही उसने बताया कि तुम्हें जो सही लगे वही करो, दूसरों की मत सुनो। इसलिए उसने सक्सेस पाने के सिंपल 3 स्टेप्स बताए कि पहले गोल डिसाइड करो, उसके बाद प्लान फिक्स करो और तीसरा बस इसे फॉलो करो। अब जॉनी वू का ये प्रवचन सुन डेनियल बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और अगले दिन जब वह जिम आता है तो वो 3 स्टेप्स उसके दिमाग में चल रहे होते हैं। तब उसी समय वो अपने एक नए क्लाइंट से मिलता है जिसका नाम था विक्टर, जो दिमाग से हिला हुआ था। दरअसल वो अमेरिकन नहीं बल्कि एक कोलंबियन सिटीजन था, पर वो अमेरिका में ही रहता था और उसके सारे बिजनेस भी यहीं थे, इसलिए वह डेनियल के सामने अपने अमीरी का दिखावा करता था। उसकी बातें सुनकर डेनियल भी चाहता था कि उसकी लाइफ विक्टर की तरह हो और उसे भी सभी तरह की सुख सुविधाएं मिले। वह ये तो चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह सब कैसे हासिल किया जाए। अब क्योंकि डेनियल अमेरिकन्स को नीचा दिखाता था, इसलिए डेनियल को वह पसंद नहीं था और तब डेनियल ने तंग आकर जॉनी की इस बात को फॉलो किया, जिसमें उसने कहा था
कि पैसे कमाने के लिए जो भी आसान तरीका तुम्हें मिले उसे मत छोड़ो। और तब वह फाइनली पहला स्टेप डिसाइड करता है, जिसमें वह एक अमीर आदमी को किडनैप करेगा। फिर दूसरे स्टेप में उसकी सारी दौलत को अपने नाम करेगा। और तीसरे स्टेप के अकॉर्डिंग कुछ भी हो जाए या किसी भी हालत में वो इस प्लान को पूरा करेगा। अब डेनियल ने प्लान तो बना लिया था, पर इसे एग्जीक्यूट करने के लिए उसे और लोगों की ज़रूरत थी, क्योंकि वो अकेले इस काम को अंजाम नहीं दे सकता। इसलिए डेनियल अपने दोस्त एड्रियन को इस प्लान के बारे में बताता है, लेकिन वो किडनैपिंग जैसे कामों के लिए तैयार नहीं होता। वो झिझकता है, लेकिन यहाँ डेनियल ने उसका ब्रेन वॉश करते हुए कहा कि हम यह लाइफ डिजर्व नहीं करते, हम इससे भी अच्छी लाइफ डिजर्व करते हैं जो हम लेकर रहेंगे। और तुम कब तक एक पिज्ज़ा शॉप में काम करते रहोगे? क्या हम लोग ज़िंदगी भर काम ही करते रहेंगे या इस काम को अंजाम देकर पूरी ज़िंदगी ऐश करेंगे? अब एड्रियन भी पिज्ज़ा शॉप में काम करते करते थक चुका था, इसलिए वो इस काम के लिए तैयार हो जाता है। पर उन्हें अभी भी एक मजबूत कलेजे वाले आदमी की ज़रूरत थी, जिसे ऐसे काम करने में बिल्कुल भी डर नहीं लगता हो। और इसी सिलसिले में वो मिलते हैं रॉक से, जिसका नाम इस मूवी में पॉल होता है। पॉल अभी अभी जेल से अपनी सज़ा काटकर बाहर निकला था। वो चोरी के केस में अंदर गया था, साथ ही वो एक ड्रग एडिक्ट था। पर पॉल दिल का साफ था, इसलिए जेल में उसके सामने अगर कोई भी खतरनाक और बड़ा कैदी दूसरे कमज़ोर कैदियों पर अत्याचार करता तो ऐसे कैदियों को पॉल बहुत मारता था। साथ ही जेल के दौरान उसने अपने आप को सुधार लिया था और जेल से बाहर निकलने के बाद वह किसी शरीफ आदमी की तरह ज़िंदगी जीना चाहता था। पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि एक बार जेल से नाता हो जाने के बाद उसे किसी जगह नौकरी नहीं मिलती। और इस चीज़ से परेशान होकर वह एक चर्च में अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। लेकिन चर्च के फादर की हरकतें उसके प्रति कुछ अच्छी नहीं थी, क्योंकि फादर एक अय्याश किस्म का आदमी था और उससे लड़के बहुत पसंद थे। अब इस चीज़ को देखकर पॉल ने फादर को बहुत पीटा और वहाँ से निकल गया, क्योंकि पॉल भी बिना मेहनत किए बहुत सारे पैसे आसानी से ही पाना चाहता था, इसलिए वो भी उस काम के लिए मान जाता है। अब इस मिशन के कुछ हिस्सों को अंजाम देने के लिए उन्हें एक लड़की की ज़रूरत थी, इसलिए डेनियल ने अपनी एक दोस्त इजाबेल को टीम में शामिल कर लिया। इजाबेल एक बार डांसर थी, उसकी ख्वाहिशें बहुत ऊपर तक थी। वो एक मॉडल बनना चाहती थी और एक समय वो मिस अमेरिका भी रह चुकी थी। अब यहाँ पर सभी इजाबेल को किडनैपिंग की बात नहीं बताते, बल्कि वो कहते हैं कि हम एक म्यूजिक एल्बम शूट करने वाले हैं, जिसके लिए हमें एक मॉडल की ज़रूरत है और तुम बहुत खूबसूरत हो और मिस अमेरिका भी रह चुकी हो, तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हमारी हीरोइन के लिए तुम परफेक्ट रहोगी। और फेम पाने के चक्कर में वो उनकी बातों में आकर हाँ बोल देती है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि ये लोग म्यूजिक एल्बम की आड़ में उसे क्या करवाने वाले हैं। अब उनका प्लान सेट था। इधर दूसरी तरफ एड्रियन, जो बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉयड लिया करता था, वो इस बात से परेशान था क्योंकि उसका पेनिस हार्ड नहीं हो रहा था और तब वह कैसे अपनी मैरिज लाइफ को एंजॉय कर पाएगा। और ये सब इशू स्टेरॉयड के साइड इफ़ेक्ट्स के कारण हो रहा था, जो उसकी बॉडी पर साफ साफ नज़र आ रहे थे। अब इस चीज़ से परेशान होकर वो डॉक्टर के पास जाता है, जो फीमेल डॉक्टर थी। वो एड्रियन से अट्रैक्ट हो रही थी और ये देखकर एड्रियन को भी बहुत अच्छा लगता है। फिर उसका सीनियर डॉक्टर एड्रियन को बताता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। वहीं दूसरी ओर डेनियल और पॉल अपने मिशन के लिए हथियार लेने जाते हैं, लेकिन जिस जगह वो जाते हैं वहाँ से सिर्फ आर्मी वाले ही हथियार ले सकते थे। पर पॉल वहाँ मौजूद सर्विसमैन से झूठ बोलते हुए कहता है कि वह एक पैरा कमांडो है। तब सर्विसमैन उसकी बॉडी देखकर कन्विंस हो जाता है और उन्हें गन्स और ढेर सारे हथियार दे देता है। अब डेनियल पॉल और एड्रियन को अपना प्लान बताता है और जिसको वो किडनैप करने वाले थे वो था विक्टर। प्लान के अकॉर्डिंग वे तीनों विक्टर के फार्म हाउस में पीछे रास्ते से अंदर जाएंगे और चुपके से इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे बेहोश करके किडनैप कर लेंगे। फिर अगले दिन प्लान के अकॉर्डिंग तीनों विक्टर को किडनैप करने के लिए उसके घर जाते हैं, पर बदकिस्मती से उस दिन वहाँ पार्टी चल रही थी, इसलिए तीनों को ना चाहते हुए भी वहाँ से भागना पड़ता है। फिर वे एक और प्लान बनाते हैं कि वे अब विक्टर के पिज्ज़ा शॉप के बाहर से किडनैप करेंगे। फिर वे पूरा तैयार होकर शॉप के बाहर उसका इंतज़ार करते हैं और उसके बाहर आते ही उन्होंने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया और उसे किडनैप करने में कामयाब हो गए। उन्होंने मास्क लगाया होता है और अपनी आवाज़ बदलकर उसे बात करते हैं ताकि वो उन्हें पहचान ना पाए, लेकिन विक्टर के ज़्यादा रोक टोक करने पर एड्रियन उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे वो बेहोश हो गया और अब उनका प्लान स्टार्ट होता है। और विक्टर के होश में आने के बाद डेनियल उसे कहता है कि तुम घर पर कॉल करो और अपनी वाइफ से कहो कि वो बच्चों को लेकर अमेरिका से बाहर चली जाए, लेकिन विक्टर ऐसा नहीं करता। वो समझ गया था
कि ये लोग उसे किडनैप करके उसकी सारी प्रॉपर्टीज लेकर उसे मार देंगे। अब विक्टर के ऐसा ना करने पर तीनों उसे बहुत टॉर्चर करते हैं, इसलिए मजबूरन विक्टर को उनकी ये बात माननी पड़ती है। फिर वे लोग उसे अपने सीक्रेट बेस पर ले आते हैं और विक्टर को एक कुर्सी से बांध देते हैं। साथ ही उसकी आंखों पर पट्टी भी थी ताकि वो कुछ ना देख सके। यह विक्टर उनसे पूछता है कि तुम लोग यह सब क्यों कर रहे हो, जिस पर डेनियल ने अपनी आवाज़ बदल कर बोला कि हम अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ चुके हैं। हम जो डिजर्व करते हैं हमें वो नहीं मिलता, इसलिए जो हम डिजर्व करते हैं वो सभी चीज़ें तुमसे छीन लेंगे, क्योंकि तुम कुछ भी डिजर्व नहीं करते, क्योंकि तुमने ये सारी चीज़ें अमेरिकन्स को धोखा देकर कमाया है। लेकिन ये सुनते ही विक्टर बोलता है कि सिर्फ मसल्स बनाने से यह सब नहीं मिलता, उसके लिए दिमाग चाहिए होता है जो तुम्हारे अंदर नहीं है। अब क्या था, डेनियल यह सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि विक्टर को कैसे पता चला कि हमारी मसल्स अच्छी है। लेकिन विक्टर ने बस तुक्का मारा था, क्योंकि जिम में दोनों के बीच अक्सर ऐसी ही बातें हुआ करती थी। साथ ही विक्टर ने यह भी बताया कि मैंने तुम्हारे गंदे डीओ के स्मेल से तुम्हें पहचान लिया। तब डेनियल उसकी आंखों से पट्टी हटा देता है और उससे कहता है कि मुझे वह सब कुछ चाहिए जो तुम्हारा है। अगर तुम ऐसा करते हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं तो तुम्हें बहुत टॉर्चर करेंगे। अब उसकी आंखों से पट्टी हटाने के बाद एड्रियन और पॉल बहुत डर जाते हैं, क्योंकि प्लान में उसे पट्टी बांधकर ही रखना था ताकि विक्टर उन्हें पहचान ना सके। लेकिन उसने उन तीनों को देख लिया था। पॉल बहुत डरा हुआ था। वो डेनियल से विक्टर को छोड़ देने कहता है, जिस पर डेनियल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हम उसकी प्रॉपर्टी लेने के बाद उसे ख़त्म कर देंगे और तब ये मामला यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पॉल अभी भी डरा हुआ था, क्योंकि वह वापस से जेल नहीं जाना चाहता। अगले दिन पॉल चुपके से विक्टर के ऑफिस में जाता है और उसके नाम पर मौजूद सभी प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स ले आता है। अब तीनों को इन सभी डॉक्यूमेंट्स पर विक्टर के सिग्नेचर लेने थे, जो कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि विक्टर साइन करने के लिए तैयार ही नहीं था और उसे साइन के लिए मनवाना बहुत मुश्किल था। साइन करवाने के लिए विक्टर को टॉर्चर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए पॉल इस प्लान से पीछे हटने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि वह साफ दिल का था और वह किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। इसलिए डेनियल इजाबेल से मिलता है। फिर उसने इजाबेल से कहा कि तुम्हें पॉल का ख्याल रखना होगा, क्योंकि वह अगले म्यूजिक एल्बम में पैसा लगाने से इनकार कर रहा है। बस तुम उसे अपने प्यार की जाल में फंसाओ और इससे अगले म्यूजिक एल्बम में तुम्हें मदद मिलेगी। बाकी आगे का मैं देख लूँगा। अब इजाबेल बिना कुछ सोचे पॉल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगती है और पॉल भी उसके जाल में फंस जाता है। वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। उसी वक्त वहाँ बार में एक आदमी आता है जो उस बार का ओनर था, जिसका नाम रॉबिन था और वह इस शहर का तीसरा सबसे अमीर आदमी था। फिर रॉबिन इजाबेल को पॉल के पास से अपने साथ ले जाने लगा, जिसे देखकर पॉल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था और इसलिए उसे बहुत जलन फील होती है। अब पॉल को भी बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी, जिसकी मदद से वो इजाबेल को अपनी गर्लफ्रेंड बना सके। इसलिए वो सभी मिलकर विक्टर से साइन करवाने के लिए उसे टॉर्चर करने लगते हैं। पर विक्टर भी बहुत जिद्दी किस्म का आदमी था, इसलिए उसे साइन करवाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, क्योंकि कुछ भी हो जाए वह साइन कर ही नहीं रहा था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एड्रियन और उस लेडी डॉक्टर को एक दूसरे से प्यार हो चुका था, जिसकी वजह से एड्रियन को भी अब पैसों की ज़रूरत महसूस होने लगी थी, क्योंकि उसे भी एक घर लेना था ताकि बाद में वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करके सेटल हो सके और एक अच्छी लाइफ जिए। और फाइनली बहुत टॉर्चर करने के बाद विक्टर साइन करने के लिए मान जाता है और मजबूरन साइन करता है। साइन हो जाने के बाद अब उन्हें विक्टर की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अपने नाम करवानी थी, इसलिए डेनियल एक लॉयर के पास जाता है जो यह काम कर सकता था। लेकिन लॉयर का कहना था कि रजिस्ट्रेशन से पहले आपको इन प्रॉपर्टीज की नोटरी करवानी होगी और नोटरी करवाने के लिए विक्टर का भी यहाँ होना ज़रूरी है, क्योंकि बायर तब तक किसी प्रॉपर्टी को नोटरी नहीं करवा सकता जब तक कि सेलर की प्रेजेंस लॉयर के सामने ना हो, और मैं रूल के अगेंस्ट नहीं जा सकता। लेकिन डेनियल कहता है कि विक्टर बाहर गया है और वो पता नहीं कब तक वापस आएगा, तो इसलिए आप नोटरी कर दीजिए। डेनियल उस लॉयर को काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन लॉयर ने उसकी एक ना सुनी। लॉयर यह बोलकर मना कर देता है कि आज के समय में कोई भी आदमी या अपराधी सर पर गन तान कर आपके प्रॉपर्टीज के पेपर पर साइन ले सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने नोटरी का सिस्टम बनाया है, जिसके लिए दोनों पक्षों का यहाँ होना जरूरी है। अब डेनियल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वह काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुका था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका जिम ओनर
पहले सरकारी नोटरी लॉयर ही था और उसका लाइसेंस अब भी वैलिड है, यानी कि वो अभी भी किसी प्रॉपर्टी की नोटरी कर सकता है। तब डेनियल उसके पास जाता है और उसे कन्वेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ओनर भी कहता है कि नोटरी करने के लिए सेलर का भी यहाँ होना जरूरी है। पर डेनियल उसे धमकाता है कि अगर तुमने ये नोटरी नहीं करी तो मैं तुम्हारे जिम के सारे कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करके दूसरे जिम सेंटर में भेज दूंगा। अब क्योंकि ये जिम पूरी की पूरी तरह से सिर्फ डेनियल की बदौलत चलता था, अब ये सुनकर ओनर डर गया, लेकिन वो फिर भी तैयार नहीं होता। तब लास्ट में डेनियल ने उसे मनाने के लिए एक लालच दिया कि उसे अपने जिम के लिए स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है और तुम्हारे लिए स्पॉन्सरशिप मैं ले आऊँगा। बदले में बस तुम्हें ये प्रॉपर्टीज मेरे नाम पर ट्रांसफ़र करनी होगी। अब ये सुनकर वो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है और उसने विक्टर की सारी प्रॉपर्टीज की नोटरी कर डाली। अब उनका प्लान कामयाब हो चुका था। विक्टर की सारी प्रॉपर्टी उनके नाम आ चुकी थी, लेकिन वो विक्टर को छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि विक्टर ने उन तीनों का चेहरा देख लिया था। इसलिए वह तीनों विक्टर को ख़त्म करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए पॉल तैयार नहीं होता। वह विक्टर को मारने के पक्ष में नहीं था, लेकिन विक्टर ने उसका भी चेहरा देख रखा था, इसलिए मजबूरन उसे भी इस काम के लिए राजी होना पड़ता है। फिर तीनों विक्टर को एक कार में बैठाकर उसका एक्सीडेंट कराते हैं, लेकिन उससे पहले वे उसे ढेर सारा शराब पिलाते हैं और उसके बॉडी पर भी शराब छिड़क देते हैं ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि इसने नशे में धुत होकर खुद का एक्सीडेंट कर लिया। लेकिन उस एक्सीडेंट में वो बच जाता है क्योंकि उस कार में एयर बैग था, इसलिए वो सभी पेट्रोल की मदद से उसकी कार में आग लगा देते हैं। लेकिन फिर भी विक्टर बच जाता है, इसलिए तीनों उस पर कार चढ़ाने का फैसला करते हैं और जबरन पॉल से ड्राइव करवाते हैं और अंत में बेचारा विक्टर मारा जाता है और तब तीनों वहाँ से चले जाते हैं। बट सरप्राइजिंगली विक्टर फिर से बच जाता है। वह अभी भी जिंदा था और इसलिए पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं और उसके होश में आने पर उसे इंट्रोगेट करते हैं। तब वो ऑफिसर को सारी बातें बताता है कि कैसे उसका किडनैप किया गया था और जबरन उसकी पूरी प्रॉपर्टी को हथिया लिया गया। पर पुलिस को उसके बातों पर विश्वास नहीं होता क्योंकि उसकी बॉडी में काफ़ी मात्रा में अल्कोहल पाया गया था और कार के अंदर बहुत ही संदिग्ध किस्म के सामान थे और साथ ही उसे पहले भी ड्रग स्मगलिंग के केस में अरेस्ट किया जा चुका था। साथ ही वो अमेरिकन भी नहीं था, इसलिए ऑफिसर्स उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को देखा जो कि एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है और विक्टर अपनी मदद के लिए उसे कॉल करता है और उसे पूरी बात बताता है। लेकिन स्टार्टिंग में उसे भी विक्टर की बातों पर बिलीफ नहीं होता, पर फिर भी वो उसकी मदद के लिए मान जाता है। वहीं दूसरी ओर जब डेनियल, पॉल और एड्रियन को पता चलता है कि विक्टर अभी भी जिंदा है तो वह उसे मारने के लिए उसी हॉस्पिटल में जाते हैं जहां वो एडमिट था। लेकिन विक्टर यहाँ पर नहीं होता क्योंकि वह वहाँ से पहले ही भाग चुका था। फिर वे लोग वहाँ मौजूद एक डॉक्टर से उसके बारे में पूछते हैं, जिस पर उसका कहना था कि विक्टर ने पुलिस को पूरी बात बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, पर पुलिस वालों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए ऑफिसर्स ने उसके केस को खारिज कर दिया। अब ये सुनकर तीनों बहुत खुश थे कि जब पुलिस ने उसके बात पर विश्वास ही नहीं करी और उसका केस भी लिखने से इनकार कर दिया तो उन्हें अब क्यों डरना। इसलिए तीनों उसे मारने का ख्याल छोड़ देते हैं और तीनों अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाते हैं जैसे वो जीना चाहते थे। डेनियल विक्टर के घर में रहने लगता है और एड्रियन एक नया घर लेता है और पॉल इधर इजाबेल के साथ मजे कर रहा था। वहीं दूसरी ओर वो प्राइवेट डिटेक्टिव डेनियल के बारे में और जानने के लिए उसके जिम को ज्वाइन करता है और डेनियल से अपनी जान पहचान बढ़ाने लगता है। अब कुछ और दिनों बाद एड्रियन भी शादी कर लेता है। वहीं दूसरी ओर पॉल फिर से अपनी पुरानी लाइफ स्टाइल में चला गया और ड्रग्स लेने लगा। साथ ही इजाबेल की फरमाइशें भी बढ़ती जा रही थी, जिसे पूरा करने के लिए पॉल के पास पैसे नहीं बचे थे क्योंकि पॉल ने सारे पैसे ड्रग्स और इजाबेल की अय्याशी में उड़ा दिए थे। इसलिए होटल का बिल देने के लिए पॉल ने एक बैंक गार्ड पर हमला कर दिया और उसे पैसों का बैग छीनकर भागने लगा। इसलिए दूसरे ऑफिसर उस पर शूट करते हैं और उसका पीछा करते हैं। तब पॉल उनसे बचने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स की शूटिंग के कारण उसके पैरों की एक उंगली कट जाती है और वह इसी हालत में एड्रियन की शादी में जाता है, जहां उसने डेनियल को बताया कि मेरे पैसे खत्म हो चुके हैं और इसलिए मुझे और पैसों की ज़रूरत है। डेनियल उसे पहले ही बहुत पैसे दे चुका था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। वहीं दूसरी ओर विक्टर डेनियल के जिम ओनर को फ़ोन करके धमकी देता है कि तुमने जो किया है
उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी, क्योंकि तुमने मेरे बगैर ही मेरे प्रॉपर्टीज़ की नोटरी कर दी। अब यह सुनकर वो बहुत डर जाता है और जाकर डेनियल को यह बात बताता है और उसे बहुत डांटता है, क्योंकि डेनियल ने उसे यह बात छुपा रखी थी। और नोटरी के टाइम डेनियल ने उसे बस इतना ही बताया था कि विक्टर बाहर है। फिर डेनियल उससे पूछता है कि विक्टर ने तुम्हें कहाँ से कॉल किया था, और किसी तरह उन्हें विक्टर की लोकेशन का पता चल जाता है। इसलिए तीनों मिलकर विक्टर को मारने के लिए वहाँ जाते हैं। पर विक्टर बहुत चालाक था, वह वहाँ से भाग चुका था। पर उस होटल के मैनेजर से उन्हें पता चलता है कि उसका बिल एक दूसरा आदमी पे करता है, क्योंकि विक्टर के पास पैसे नहीं होते। तब डेनियल उसका नाम जानकर एकदम शॉक था, क्योंकि वह उसी डिटेक्टिव को अपने जिम में ट्रेन किया करता था। इसलिए डेनियल और एड्रियन उसे भी ठिकाने लगाने उसके घर जाते हैं, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं था। पर कुछ देर बाद डिटेक्टिव वहाँ पहुँचता है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे पुलिस वाले भी थे। और ये देखकर एड्रियन और डेनियल डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब उनके ऊपर दो मुसीबतें थी। पहला तो वो डिटेक्टिव जो हाथ धोकर उनके पीछे पड़ा था और विक्टर की मदद कर रहा था। दूसरा कि उनके सारे पैसे खत्म हो चुके थे, इसलिए उन्हें और पैसे चाहिए, जिसके लिए वे लोग एक और किडनैपिंग करने का डिसाइड करते हैं। इसलिए वे लोग रॉबिन नाम के एक अमीर आदमी को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। फिर तीनों एक बिजनेस मीटिंग का बहाना बनाकर रॉबिन से एड्रियन के घर मिलते हैं, जहां उसके साथ उसकी वाइफ भी थी। उसके बाद डेनियल उसे अपने बिजनेस आइडिया के बारे में बताता है, पर रॉबिन को उसके ये आइडियाज पसंद नहीं आते। इसलिए उसने कहा कि मैं अपने बोर्ड मेंबर से मिलकर ही तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने की सोचूंगा। लेकिन इस बात से डेनियल का ईगो हर्ट हो गया और उसे बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में रॉबिन को गलती से मार देता है। इधर डांस कर रही रॉबिन की वाइफ को उसकी चीखें सुनाई देती है। तब वो उसे देखने भागती है और उसे मरा हुआ देखकर चिल्लाने लगती है। इसलिए एड्रियन ने उसे बेहोश कर दिया और रॉबिन का खून एड्रियन के पूरे घर में फैल चुका था और तब वह उसे साफ करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर डेनियल और पॉल रॉबिन के घर जाते हैं और उसके तिजोरी को ढूंढते हैं और कुछ देर बाद ही उन्हें वो तिजोरी मिल जाती है जिस पर एक लॉक लगा था। इसलिए डेनियल एड्रियन को कॉल करके कहता है कि रॉबिन की पत्नी से उसकी तिजोरी का कोड पूछो, और तब वो उससे कोड पूछता है। वो कुछ होश में आ चुकी थी और उसने कोड बता दिया, लेकिन तभी वो भी मर जाती है क्योंकि एड्रियन ने उसे ड्रग्स का ओवरडोज दे दिया था। इधर कोड का पता चलने के बाद वे लोग रॉबिन के पैसे और उसकी कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। साथ ही वे लोग इन दोनों की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए अपने अड्डे पर ले आते हैं और उनकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करने लगते हैं और 3 ड्रम्स में पैक कर देते हैं और दूर एक नदी में उन ड्रम्स को फेंक देते हैं। दूसरी ओर डिटेक्टिव बहुत सारे सबूतों के साथ पुलिस को ये प्रूफ करता है कि कैसे उन्होंने विक्टर को किडनैप कर उसकी सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा ली। इधर दूसरी तरफ जब एड्रियन की वाइफ हॉस्पिटल से घर आती है तो उसे सभी जगह खून के निशान मिलते हैं, जिसे एड्रियन ने साफ करने की कोशिश की थी, पर वह अच्छे से साफ नहीं हुआ था। इधर पुलिस को यह पता चलता है कि यहाँ का तीसरा सबसे अमीर आदमी रॉबिन भी मिसिंग है, जिसे आखिरी बार एड्रियन के घर पर देखा गया था। इसलिए पुलिस का शक उन तीनों पर ही जाता है। फिर पुलिस वाले अपनी पूरी टीम के साथ उन्हें पकड़ने जाते हैं। तब सबसे पहले वे पॉल को पकड़ते हैं, फिर उसके बाद एड्रियन को जो नहा रहा था, और लास्ट में बहुत मशक्कत के बाद डेनियल को भी पकड़ लिया जाता है और उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां उन पर बहुत सारी धाराएं लगाई जाती हैं, जैसे कि मर्डर, एक्सटॉर्शन और धोखाधड़ी। अब उनके बचने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि पुलिस को रॉबिन और उसकी वाइफ की बॉडी मिल चुकी थी जिस पर उन तीनों के फिंगरप्रिंट्स थे। इसलिए पॉल ने डेनियल और एड्रियन के खिलाफ गवाही दी, जिसके कारण पॉल को 15 साल की सजा होती है, जबकि डेनियल और एड्रियन को मौत की सजा दी जाती है। साथ ही जिम ओनर को भी धोखाधड़ी के मामले में 15 साल की सजा सुनाई जाती है और विक्टर को वापस से उसकी सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। अब अंत में हमें सबके रियल फोटो दिखाई जाती है, क्योंकि ये मूवी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड थी और ये कांड 1995 में हुआ था। अब मूवी के बनते वक्त पॉल जेल से बाहर आ चुका था और एक अच्छा आदमी बन चुका था। जिम ओनर बीमारी के कारण जेल में ही मर गया। और दोस्तों, इस तरह ये मूवी खत्म होती है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।